नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लिको साइंस में। तो आज हम लोग चल रहे यूनिट ऑफ लाइफ है पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 नाम का ही है, पार्ट 6 का एक कंटिन्यूटी है। तो पहले आप लोग पार्ट 6 देख लो क्योंकि ये केवल क्वेश्चन है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। फिर भी और नहीं दे सकते तो कम से कम समरी ही देख के आओ। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो हम लोगों ने पार्ट 6 में समझा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक काम क्या? प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करना। गोल्जी बॉडीज का जो हम मेटेरियल सिक्रीट हुआ उसको मॉडिफाई करना, पैक करना और उसको अपने टारगेट तक पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडीज का है। लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। उसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं जो एक्टिव होते हैं। कब? एसिडिक पीएच। मगर उसको आप बेसिक पीएच दोगे तो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसको तो डाइजेस्टिव सिस्टम तरह कोई काम करते हैं क्योंकि जो सेल के आउटसाइड मटेरियल है उसको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं एंडोसाइटोसिस और ऑटोफैगोसोम, मतलब खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाना, वही लाइसोसोम होता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने वैक्यूल समझा, वो वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो कंटेन करता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट करते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल था। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। इतना था समरी। अब स्टार्ट करता है हम लोग क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जो आपके 2025 में ही आया है, तो रिसेंट सवाल है बिल्कुल ये एसर्सन रीजन टाइप सवाल है। आइए बजाया करने में इसको। तो प्राइमरी फंक्शन एसर्शन क्या है? ये एसर्शन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज टू पैकेज मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड सेल। पहली बात, आपको एसर्शन रीजन करने में अगर थोड़ी भी दिक्कत आती हो अब से नहीं आएगी। क्यों? देखो, एसर्शन रीजन को करते कैसे हैं। जब आपको समझ में आता है कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तब क्या करते हो? बहुत एसर्शन इज रीजन ऑफ करेक्ट। लेकिन दिक्कत कहाँ देता है? इसमें एक और पार्ट रहता है कि रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये फिर दिक्कत पैदा कर देता है। तो इसमें क्या करते हैं, अपने को पहले एसर्शन पढ़ लो। ठीक है, अब एसर्शन पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछो क्योंकि। क्योंकि अगर आंसर मिल गया तो आपको अपने आप रीजन समझ में आ जाएगा उसका। देखो ट्राई करके देखते हैं, चलो आराम से देखो इसे। पहले एसर्शन समझेंगे। The primary function of Golgi bodies is to package material made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular target and outside cell। ठीक है, ये तो गोल्जी बॉडीज का फंक्शन है, मतलब एसर्शन तो सही है, पहला बात। दूसरा देखो, वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको वेसाइकल अगर वो वाला लेक्चर देखो कुछ समझ में आया होगा। तो वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ सिस face of Golgi bodies and they are modified and released from trans phase। जो वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो गोल्जी बॉडीज के सिस फेज से फ्यूज करता है और रिलीज होता है ट्रांस फेज से। रीजन भी सही है, तो रीजन भी सही है। लेकिन क्या रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? वो कैसे समझते हैं? देखो, अपने बड़ा क्यों की लगाओ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज टू पैकेज मटेरियल मेड बाय ER and deliver it to intracellular target and outside cell। क्योंकि वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय ER fused with cis phase of Golgi ना, ये मैच नहीं कर रहा है। ये इसका रीजन थोड़ी एसर्शन रीजन सही है, लेकिन क्या एसर्शन का ये रीजन है? इसी वजह से ये काम हो रहा है। तो अगर आप क्योंकि अगर आपको सही आंसर मिल गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? आप देखो ये पूरा एसर्शन पढ़ो, क्यों ये जो काम होता है क्या इसकी वजह से हो रहा है? तो रीजन तो वो नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या देखो, पहला ये है कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऐसा नहीं। दोनों एसर्शन और रीजन करेक्ट है। तीसरा देखो, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहानी गड़बड़ा गई, ये नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। एसर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन अपने आप हो जाएगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप 3-4 ऐसे सवाल कर लेना एसर्शन रीजन टाइप और खुद से पूछना क्योंकि क्या वही रीजन उसका होगा, तो आंसर सही हो जाएगा। प्रैक्टिस से आता है लेकिन करने का तरीका यही होता है जो सिंपल होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आसान, सबसे आसान और सबसे ज्यादा नंबर कट होने वाला। ठीक है, कैसे बताता हूँ। देखो स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ तो ठीक है, आर अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेस। कहानी कुछ हो रही है, ध्यान देखना। अब मैं बार बार बोलता हूं ना कि पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको पहला स्टेटमेंट सही लगेगा। आप करके देख लो, पहला कोई स्टेटमेंट अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो सही लगेगा और गलत करके आ जाओगे। गलत है कैसे? देखो
यहाँ तो ठीक था कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टम या गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स होता है, सिस भी होता है, लेकिन वो फॉर्मिंग फेस होता है, मैच्योरिंग फेस थोड़ी होता है। वो तो मैच्योरिंग फेस कॉन्केव से जाना जाता है। तो ये देख लेना भाई साहब, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत। चलो दूसरा स्टेटमेंट देखो कि अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सिस फेस। यहां पर भी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। मेरे जैसे अंडर कॉन्फिडेंट लोग अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और पहली नजर में गलत ही करके लाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहो, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि सिस फेस नहीं लिखा जाता, सिस फेस में थोड़ी जाता है। वो सिस फेस के पास आया ना, निकला तो ट्रांस फेस के साथ ना। ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेस। अरे ट्रांस फेस से निकलता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की आदत डालिए। इस वजह से बहुत स्टेटमेंट 1 और 2 और फॉल्स। देख लो, पढ़ लो कि स्टेटमेंट ट्रू ना 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 फलाना का नहीं, यही स्टेटमेंट होगा ही। दोनों स्टेटमेंट गलत, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी एपैरेटस। सही स्टेटमेंट को पहचानना है। तो पहला काम करेक्ट वैसे मार्किंग कर लेने का ताकि गलत हो। अच्छा, पहला है कि इट प्रोड्यूसेस, इसका करने का सही तरीका क्या है। अगर आपको सारा, ये देखो सारा एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको आना ही चाहिए। अगर सारा आ रहा है तो वही के वही सही स्टेटमेंट को मार्क कर लेने का। तो इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी ना, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी है। दूसरा, इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर। सही स्टेटमेंट, ये तो करता है, मॉडिफिकेशन करता है ना प्रोटीन का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है। तीसरा, इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये भी स्टेटमेंट सही है। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ये थोड़ी पढ़ा है, ठीक है। मतलब अपना बी, ये बी था ना, और सी, ये दो स्टेटमेंट तो सही होगा। अब ऑप्शन देखो, ए एंड सी ओनली हो ही नहीं सकता, बी एंड डी ओनली हो ही नहीं सकता, बी एंड सी ओनली यही होगा ही होगा, देख लो। और चौथा देख लो, ए एंड ओनली हो ही नहीं सकता। समझ गए। तो सबसे सेफर साइड क्या है कि आप इसको समझ जाए, पहले देख लें। दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपको इसमें से एक ऑप्शन समझ में आ रहा है, बाकी मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो करना क्या है, इतना तो सबको पता होगा कि इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये तो पक्का होगा, ठीक है। तो अपना कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। तो सी को आप इधर देख लो। अब सी में मिलेगा दो ऑप्शन, ए या सी या बी एंड सी। अब ए वाला ऑप्शन पढ़ लो, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लास 8th की बच्चे से पूछा जाती है माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है, इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। तो ए तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, पकड़ लो बी एंड सी ऑप्शन हो गया आपको, सी ही दो ऑप्शन है इसमें। तो कुछ हैक होते हैं समझने के, लेकिन सेफर साइड आपको सारा ऑप्शन आना चाहिए अगर वो एनसीईआरटी का है तो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement, ये WRT में होता है, with respect to endoplasmic reticulum is incorrect। तो ट्रेंड के हिसाब से चलते हुए इनकरेक्ट को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट में कहानी फंस जाती है। गलत हमें देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें लिखा है पहला ऑप्शन की RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सही स्टेटमेंट हुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से तो गलत हुआ, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन के हिसाब से गलत पहचानना है, ठीक है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, सही बात है, तभी तो स्मूथ है वो। तो देखो ये कहा सही रहा है, अपने को गलत स्टेटमेंट देखना है, इसलिए हम क्रॉस कर रहा हूं। इन प्रोकैरियोट्स ओनली SER इज प्रेजेंट, क्या बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कब से आ गए प्रोकैरियोट्स में, चाहे SER हो, चाहे RER हो, चाहे गोल्जी बॉडी से कब से होने लगे प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में। हमारा ऑप्शन यही है। चौथा भी देख लो, SER और साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, चौथा सही है। तो इन प्रोकैरियोट्स ओनली SER, अरे SER क्या, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल कुछ नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्यों पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो इनकरेक्ट करेक्ट हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आइए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया था कि विच आर द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, गोल्गी बॉडीज का आंसर था, इसलिए नहीं बताया इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान देना, गलत स्टेटमेंट को ही देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो गलत है। लाइसोसोम और फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा क्वेश्चन बोला ना, पूरा क्वेश्चन कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, तो सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी होता है,
गोल्जी बॉडीज में होता है। तो स्टेटमेंट ये वाला गलत है, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट ही देखना है, इस वजह से ये ऑप्शन सही है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, देख लो। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। इस चारों स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें गलत पहचानना है ना, नॉट करेक्ट बोला तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। समझ गया क्यों? तो गोल्जी बॉडीज में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये एक और क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन था कि ये था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। लेकिन ये क्या है ना, ये तीन ऑप्शन टोटल अननोन है। एक ऑप्शन तो होगा, लेकिन जब अपन पैरोक्सिज्म वगैरह पढ़ लेंगे तो वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है। तो उस टाइम ये क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2018 सवाल है ये। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, अभी रुक जा। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये वाला ऑप्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस कभी नहीं कर सकता, वो करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। देखो एनसीईआरटी पे अगर स्ट्रिक्ट है तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये तो पक्का याद होगा आपको कि फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस आरईआर नहीं कर सकता। मैं वही तो बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरा, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन रिलेटेड सारा इवेंट तो यहाँ पे होता ही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 2015 कैंसिल जो हुआ था आईपीएमटी, वो वाला क्वेश्चन इसमें, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन फॉलोइंग पेयर्स। तो फॉलोइंग पेयर्स में जो करेक्ट मैचिंग है उसे हमें देखना है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऐसा कुछ पढ़ा क्या? नहीं, तो नहीं पढ़ा तो काटो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऐसा कुछ पढ़ा क्या? नहीं, हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसको भी काटो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सुना ही नहीं, काट देने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये तो सुने ही हो गया, बात खत्म। भाई ये सब थोड़ी पढ़े हो आप, अभी पढ़ा है क्या आपको? नहीं पढ़ा है, तो ये चौथा ही पढ़ा है, हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा, और 2015 के पहले भी क्वेश्चन है, लेकिन अब ऐसी भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है ऐसे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं समझ में आ रहा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा उसका आंसर, ठीक है। थैंक यू।